गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का थर्ड पार्ट। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में मैंने रॉल्स लॉ तक पढ़ाया था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की अभी तक हमने सारी थ्योरी कवर करी है। जब चैप्टर एक बार खत्म हो जाएगा फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक चीज़ देखेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपने मेरा इससे पहले वाले दो वीडियोस नहीं देखे, पहले उन दो वीडियोस को देखिए फिर ये वीडियोस को देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉल्स लॉ के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर एक रिकैप करें हम तो क्या था, P इक्वल टू पी नॉट एक्स। P is the partial pressure, P naught is the partial pressure of pure solvent and X is the mole fraction of component। ये हमने बात की थी, रॉल्स लॉ के बारे में बात की थी। अब सपोज करो, अब दूसरा केस है, सपोज करो हमारे पास पानी है, पानी में सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब नमक है, ये सॉल्ट है नमक, और पानी में ये पानी है। इस केस में मुझे बताओ, और मैंने यहाँ से लिड लगा दी, लिड में ढक्कन लगा दिया और मैंने इस पानी को जलाया, ये मैं जला रही हूँ पानी को। ऑब्वियस सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं सॉल्ट इज नॉट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब सॉल्ट के वेपर्स नहीं बनते हैं। तो सिर्फ किसके वेपर्स बनेंगे, पानी के वेपर्स बनेंगे। तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ किसका होगा, जिसके वेपर बने उसी का तो वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, भाप जो प्रेशर बनाता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। इस केस में नमक तो कभी भाप नहीं बनता, तो इस केस में सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर होगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर सिर्फ सोनली किसकी वजह से होगा, पानी की वजह से होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, नमक, नॉन वोलेटाइल हो। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है कि ये नॉन वोलेटाइल टाइल कहने का मतलब है कि ये वेपर्स नहीं बनाता। तो इस केस में पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने वाला सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। Understood? The Raoult's law, when there is non-volatile solute, the partial pressure above the solution is purely because of solvent molecule. So, और सब ऑब्वियस सी बात है, पहले पानी ज़्यादा था, पानी में नमक डाल दिया है, तो अब जो पार्शियल प्रेशर बनेगा, जैसे सपोज करो ये पूरा सिर्फ ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, होल वाटर है, इससे पूरे पानी के वेपर्स बन जाएंगे। पर इस केस में वेपर्स थोड़े कम होंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्ट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्ट ने आधा सरफेस एरिया कवर कर लिया है। क्या कर लिया है, सरफेस एरिया कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रॉल्स लॉ के बेसिस पे दो तरह के सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ के बेसिस पे दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड थोड़ी सी मेसी लग रही है। पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर आइडियल वर्ड का मतलब बताऊं, आइडियल वर्ड मतलब जो चीज़ एकदम परफेक्ट हो, जिसको कहते हैं हम परफेक्ट, तो उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करते हैं, विच ओबेज रॉल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन। ये रॉल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करते हैं हर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, हर टेम्परेचर पे, तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो परफेक्टली, फर्स्ट लाइन, आइडियल सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ ऑल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब है कि इस केस में, अब जो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इसके लिए हमें इस केस में डेल एक्स मतलब चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होगा और चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होगा। क्यों, आइडियल सॉल्यूशन है न, वॉल्यूम बड़ा, दो चीजों को मिलाया मैंने, एक ए को मिलाया, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक ए को, ए और ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है। मैंने इनको आपस में मिलाया तो आंसर आया ए प्लस बी। मतलब ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ए प्लस बी जो नया बना वो उसके वेपर प्रेशर एग्जैक्टली वही आए जो रॉल्स लॉ ने एज्यूम करे थे। तो ये आइडियल सॉल्यूशन मिला। कौन सा सॉल्यूशन मिला, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है विच ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर रेंज। इस केस में ना वॉल्यूम चेंज होता है, दैट्स वाई डेल वी भी जीरो है, ना हाइट ना एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी इज एच, दैट्स वाई डेल एच भी जीरो है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है रॉल्स लॉ के। चलो पहले मैं एक चीज समझा देती हूँ। रॉल्स लॉ कह रही हूँ आइडियल बिहेवियर के, आइडियल बिहेवियर परफेक्ट होता है, ऐसा कुछ एज सच आइडियल नहीं है। आप तो जानते हैं हमारी रियल लाइफ में भी कोई आइडियल नहीं होता, तो आइडियल सॉल्यूशन नाम की भी
एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। बस कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ये दिए हुए हैं जो इनके पास तक गए, पास तक मतलब एग्जैक्ट आइडियल नहीं है, बस क्लोज तक गए हैं। मतलब हम एग्जैक्ट आइडियल नहीं बन पाते हैं, पर आइडियल के आसपास तो हम पहुंच सकते हैं ना। तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होती। अब एक चीज़ समझाती हूँ। सपोज करो मैंने सॉल्यूट लिया ए, ये सॉल्यूट है हमारा, सॉल्यूट का नाम है ए और सॉल्वेंट का नाम है बी। ठीक है, मैंने इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो जो नया बना ए बी, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स किया, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, डेल वी भी चेंज नहीं हुआ, और एंथैल्पी टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो डेल एच भी जीरो है। जब सब कुछ जीरो है मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो दिस इज आइडियल सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है? आइडियल सोल्यूशन। ऐसे कौन से बना, अब ऐसे कौन से सोल्यूशन जो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं? सिंपल बात है, जो एक कैटेगरी के हो, जैसे हेक्सेन हेप्टेन, एन एन दोनों सिंगल बॉन्ड वाले हैं, हेक्सेन हेप्टेन, तो दोनों आइडियल सॉल्यूशन। जो एक जैसे वाले हो, एक जैसे लोग, वही आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन, इथेन इथेन दोनों हेलोजन फैमिली से है, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बेंजीन टॉलिन दोनों बेंजीन फैमिली से, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सेम फैमिली से हो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। सेम फैमिली से है तो लड़ाई भी नहीं होगी, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो जब हम दो सेम फैमिली वालों को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो उससे आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इसमें से ज़्यादा नहीं, इसमें से आप 4-5 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, सिंपल याद रखिए, जिनके नाम सेम जैसे हो, सेम फैमिली से, पता चल जाएगा। बेंजीन टॉलिन, इन इन एग्जाम्पल, दोनों के लास्ट में इन इन है, सेम फैमिली से। CCl4 SCl4, लास्ट में Cl4 सेम फैमिली, बेन आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, दोनों के लास्ट में बेंजीन बेंजीन है। क्लोरोब्रोमो, दोनों हेलोजन फैमिली से है, आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन, अब एक अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो, अगर आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करता है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है, इट डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, इट डज नॉट फॉलोज रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ फॉलो नहीं करता? रॉल्स लॉ। तो क्या करता है ये जब फॉलो नहीं करता? तो करता क्या, हम इसे पढ़ क्यों रहे जब ये रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता? ये रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से या तो ऊपर रहता है, रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से या तो ऊपर रहता है, मतलब रॉल्स लॉ ने सपोज करा, एक्सपेक्ट करा ये वेपर प्रेशर बनेगा, तो ये एक रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से या तो ऊपर रहेगा या रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से नीचे रहेगा। अगर ये रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहता है तो ये दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ये रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से नीचे रहता है तो ये दिखाता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। क्या नीचे रहता है? सपोज करो रॉल्स लॉ ने बोला कि इतने वेपर्स बनेंगे, पर इसने ज्यादा वेपर्स बना दिए, तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। सपोज करो रॉल्स लॉ ने कहा कि इतने वेपर्स बनेंगे, इसने कम वेपर्स दिखा दिए, तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता और दो तरह के डेविएशन दिखाते हैं। यहाँ पॉजिटिव डेविएशन क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, नेगेटिव डेविएशन क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। ओके, इस बेसिस पे दो ग्राफ है। पहले मैं आपको समझाती हूँ पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होता क्या है। ये एग्जांपल्स है पॉजिटिव डेविएशन, इसको समझने से पहले समझ लो कि पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है। सपोज करो एग्जांपल, सपोज करो मैंने एक सॉल्यूट लिया, ये सॉल्यूट लिया, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। सपोज करो मैं आपको भी पॉजिटिव डेविएशन समझा रही हूँ। मेरा पेन 2 मिनट खो गया, मुझे ढूंढने दीजिए। सॉल्यूट, मैंने एक सॉल्यूट लिया जिसमें ए बॉन्डिंग है, ए बॉन्डिंग मतलब सॉल्यूट का नाम है ए, इनके बीच में बॉन्डिंग है। और एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट तो आप जानते ही अच्छे से, सॉल्वेंट को हमने बीबी नाम दिया, बीबी बॉन्डिंग। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब अलग अलग थे, जब ये अलग अलग थे, इनके बीच में बहुत अलग अलग रहने पे ये बहुत खुश थे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। कब? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग थे, जब मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया है, तब इनके बीच में आपस में सॉल्यूट में खुद के अंदर और सॉल्वेंट में खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। मैंने जबरदस्ती दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्यूशन। आप अच्छे से जानते हो सॉल्यूशन जब भी जबरदस्ती दो लोगों को मिलाया जाता है तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यार देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब तक अलग अलग थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, पर जैसे मैंने उन दोनों को साथ मिला के सॉल्यूशन बना दिया, एक वीक बॉन्डिंग बन गई। कौन सी बॉन्डिंग बन गई? वीक बॉन्डिंग बना दी। सॉल्यूशन बनाते ही वो वीक हो गए। तो अब क्या होगा? जैसे ही मैं हल्का सा इसे हीट करूंगी, इनके वेपर्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे, एक्सपेक्टेशन से ऊपर ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज शोइंग
पॉजिटिव डेविएशन। क्या दिखा रहा है ये? पॉजिटिव डेविएशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं इथेनॉल और वाटर के एग्जाम्पल। इथेनॉल और वाटर में जब तक ये अलग अलग होते हैं दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर जैसे मैं दोनों को साथ मिलाने को सोचती हूँ तो दोनों के अंदर जो साथ मिलके बॉन्डिंग बनती है बहुत वीक बॉन्डिंग बनती है, बहुत वीक बॉन्डिंग बनती है। उस वीक बॉन्डिंग बनने की वजह से जैसे ही मैं इथेनॉल और वाटर को जलाती हूँ फटाक से वेपर्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेपर्स बन जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वेपर्स बन गए। तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। उल्टा होगा। इस केस में क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट जब तक अलग अलग थे, सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, बीबी अलग अलग, जब तक अलग अलग थे तो बहुत झगड़ालू थे, बहुत वीक बॉन्डिंग थी, खुद से खुश नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। पर दोनों जब आपस में मिले, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी मतलब सॉल्यूशन बन गया, तो उस केस में दोनों की बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग बन गई। तो अब क्या होगा? स्ट्रांग बॉन्डिंग मतलब तोड़ना मुश्किल। तो हम ए प्लस बी जो नेगेटिव डेविएशन में बनाए, इनकी स्ट्रांग बॉन्डिंग होने की वजह से इनको हम इजिली तोड़ नहीं पाएंगे। तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? वेपर्स कम बनेंगे। तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम बना। देखो सिंपल याद रखो यार, सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग खुश हैं, साथ मिलकर उन्होंने तुम्हें वीक बना, तुमने साथ उन दोनों को मिला दिया, सोल्यूशन बना दिया और वीक बन गए। वो वीक बनने का मतलब उनको हम हल्की सी हीट देंगे, वो फटाक से उड़ जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर्स बन जाएंगे, तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग बहुत दुखी थे, बहुत वीक थे, मैंने साथ मिला के उनको सॉल्यूशन बना दिया। और जो नई बॉन्डिंग बनी है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब साथ मिले सॉल्यूशन बना, और जो नई बॉन्डिंग बनी है वो बहुत स्ट्रांग बनी, इतनी स्ट्रांग बनी कि उनको तोड़ना मुश्किल है। आपने देखा ना, पक्के दोस्तों को तोड़ना मुश्किल होता है। तो इतनी अच्छी सोल्यूशन की बॉन्डिंग बनी कि जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, वो वेपर्स बना ही नहीं रहा था, बहुत कम वेपर्स बनाए, तो उसने एक्सपेक्टेशन से नेगेटिव काम किया। कुछ एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो आपका ये है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन नाइट्रिक एसिड है, ये आपको ये याद रखना है, ये पेपर में बहुत आता है। मेक श्योर बच्चों आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एग्जाम्पल एमसीक्यू आता है, बहुत आता है, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लो सारे, पॉजिटिव डेविएशन के और नेगेटिव डेविएशन के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज यहाँ से जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाली, इस साइड मैंने खाली छोड़िए, न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं पहले समझा देती हूँ। वो टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप एक न्यू टॉपिक है, बहुत इजी है। एजियो ऐप का प्रॉब्लम समझिएगा। एजियोट्रॉप्स कहने का मतलब है, सपोज करो एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है। बाइनरी कहने का मतलब है बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, मतलब मैंने ए और बी को आपस में मिलाना, दोनों लिक्विड थे, दोनों लिक्विड थे। आपको ऐसे सुनेगा, मैं दोनों लिक्विड का नाम देती हूँ, ये वाटर है और ये अल्कोहल है, दोनों को मैंने मिला दिया। मैंने जब दोनों को जलाया तो मैंने देखा दोनों के दोनों 70 डिग्री पे बॉईल हो गए, 70 डिग्री पे दोनों बॉईल हो गए, मतलब दोनों का भाप बन गया। तो ऐसे मिक्सचर, इन्हीं को तो बोलते हैं एजियोट्रॉप। ऐसे बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मतलब जो दो से बने हो, दो कंपोनेंट से बने हो, ऐसे बाइनरी मिक्सचर लिक्विड्स के जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट मतलब सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दोनों 70 पे बॉईल हो गए, पानी भी और अल्कोहल भी। तो ऐसे बाइनरी मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए उन्हें बोलते हैं एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। सिंपल, बाइनरी मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ये ग्राफ है एजियोट्रॉप का। ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों के वेपर्स बराबर हो गए, दोनों लिक्विड्स के वेपर्स बराबर हो गए, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर बॉईल कर गए, दिस इज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप दो तरह का होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम स्पेलिंग थोड़ी, बॉइलिंग, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सेकेंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वर्ड्स आप आगे से करना, हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब तो नाम को तोड़ो, पहले मिनिमम बॉइल करना पड़ रहा है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब ये जल्दी से इसने वेपर्स बना लिए, इसलिए तो मिनिमम बॉइल करना पड़ा। मिनिमम मतलब कम से कम बॉइल करना पड़ा। और कौन जल्दी वेपर्स बनाता है? पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आपको कि मैम ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? आपको मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन वो होते हैं जिनकी सॉल्यूशन की बॉन्डिंग बड़ी कमज़ोर होती है, इनको हल्का सा बॉईल करो, बहुत कम, मिनिमम बॉईल करो, इसने फटाक से बहुत सारे वेपर्स बना लिए। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। हल्का सा जलाओ, मिनिमम जलाओ, बहुत सारे वेपर्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बॉईल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उबालना पड़ रहा है,
हम चीज़ें बहुत ज़्यादा कब उबालते हैं, जब उसमें उबाल ना आए, वेपर्स ना बने। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव डेविएशन वाले। इस टॉपिक में आपको पता है कौन सा एग्जाम्पल याद करना है, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का और वाटर का एग्जाम्पल याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर्स बहुत कम बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो वेपर्स चाहिए ना दोनों चीज़ों के, दोनों लिक्विड के। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है वेपर्स बनाने के लिए, और ये कौन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग है तो टूटना नहीं चाहेंगे, वेपर्स नहीं बनाना चाहेंगे, तो मुझे इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम बॉईल करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल रहेगा नेगेटिव डेविएशन का नाइट्रिक एसिड और वाटर का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर पूछता है इसके आगे IMP लिख ही लो, अक्सर डेफिनेशन इसकी आती है, ग्राफ आप सीख सकते हो, डेफिनेशन बहुत बार आती है बोर्ड के पेपर में, हर ऑल्टरनेट ईयर आता ही आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज मैं यहाँ टॉपिक की लिख देती हूँ, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि चार प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार प्रॉपर्टीज जो होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। मुझे क्या मतलब है सॉल्यूट का नेचर क्या है, मुझे मतलब है सॉल्यूट का नंबर कितना है, ज्यादा है या कम है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अब हम कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों, सॉल्यूट जित नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, उड़ते नहीं है, वेपर नहीं बनाते, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा, तो उसके, तो पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ता ही नहीं है, भाप ही नहीं बनाता। तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा होगा, तो मतलब पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम बनेंगे। चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका डेरिवेशन पिछले साल तक आता था, पर अभी आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इसका क्या है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। आप कहोगे मैम ये क्या लिख दिया आपने, पी नॉट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन बी सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप खुद देख सकते हो इस पिक्चर में, प्योर पानी है, कितने ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, पानी में हमने सॉल्यूट डाल दिया, रेड रेड सॉल्यूट दिख रहा है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है भाप नहीं बनाता ये, देखो पानी का वेपर्स कम हो गए, मतलब सॉल्यूट जितने ज्यादा सोल्यूट होंगे, वो भी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब भाप नहीं बनाते हैं। तो देखो सोल्यूट ज्यादा तो उसने सरफेस एरिया पानी का कम कर दिया, तो देखो पानी की कम भाप बने हैं। तो ये याद रखो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लो, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, एक बार मैं इसको तो याद रखना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, वेयर एन बी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन एन ए इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक का नाम अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग में, एक बार टॉपिक का नाम ही, दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नाम है एलिवेशन इन, बीपी लिख देते बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है एलिवेशन, एलिवेटर सुना है ना, एलिवेटर मतलब जो हमें ऊपर ले जाए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये पानी है, ठीक है, ये सिर्फ वाटर है, हाँ, और यहाँ पे भी मैंने पानी लिया है,
पानी में मैंने नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक, और ये मैं इसको भी बंद कर दिया, इसमें पानी में सॉल्ट है, ये सिर्फ सूखा सूखा ही, सॉरी सिर्फ पानी है, ये सॉल्ट और वाटर है। दोनों को जला रही हूँ मैं, ठीक है, इसको भी जला रही हूँ। आपको पता है पानी कितने में बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये कितने में बॉईल हो रहा है, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर मैंने देखा, ये तो बॉईल हो रहा है 103 डिग्री सेल्सियस पे, 103 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ये भी पानी था, ये नमक पानी था, तो कुछ तो दिक्कत हुई है, दिक्कत करिए नमक ने, और नमक क्या है, सॉल्यूट। मतलब जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगी, सॉल्यूट ने वाटर का वाटर के वेपर्स कम बनने दिए। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट तो बॉईल करता नहीं है, तो उसने पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। तो सॉल्यूट जितना ज़्यादा पानी का बॉइलिंग, सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। आप अच्छे से जाते हैं, नमक तो बॉईल करता नहीं है, आप खुद देखो समुद्र के पास, अगर कोई समुद्र के आसपास रहता होगा, आपने खुद देखा होगा, समुद्र के पास किसी गड्ढे पे अगर समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया है, धूप बहुत पड़ रही है, कुछ देर बाद बस नमक नमक बचता है। कहने का मतलब है नमक वोलेटाइल नहीं है, भाप नहीं बनाता। तो सारा, तो नमक जो करता है वो वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, तो हम जानते हैं चेंज। अब देखो ग्राफ देखो, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, ये टीबी मतलब सॉल्यूशन का वो है टेम्परेचर, सॉल्वेंट का। जब पानी अकेला था तो टीबी टेम्परेचर पे 100 डिग्री है सपोज ये। जब पानी में नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया तो ये 103 टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ज़्यादा में से कम माइनस टीबी नॉट। ऑब्वियसली ना, प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री पे बॉईल हो गया, पानी अकेला 100 डिग्री पे बॉईल हो गया, पर पानी में जब नमक डाला, जब हमने उसका सोल्यूशन बनाया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल टी, और डेल टी इक्वल, डेल टी किसके बराबर, मोलाल, किसके, मोलालिटी के। तो यहाँ पे आएगा डेल टी इक्वल टू के बी एम, डेल टी इक्वल टू के बी एम। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ। डेल टी कैसे आया, डेल टी सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर, क्योंकि हमें जानते हैं प्योर सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा था, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, ठीक है। डेल्टी डिपेंड किस पे करता है, डेल्टी डिपेंड करता है मोलैलिटी, मोलैलिटी किसकी, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी किसकी, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट की। आपको मैम यहाँ मोलैलिटी क्यों लिया, मोलैरिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का खेल है ना, और टेम्परेचर जहाँ पे भी बढ़ता घटता है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मैं सोल्यूशन को कम ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस उसको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाहती हूँ। तो जहाँ भी टेम्परेचर की बात आती है वहाँ मोलैलिटी लेते हैं, मोलैलिटी एल वाला, ठीक है। तो मोलैलिटी डेल टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम। तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट क्या देंगे हम यहाँ पे, टी बी। कांस्टेंट है के बी एम, इसे बोलते हैं बॉइलिंग कांस्टेंट, बी सी बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, आपको मैंने चैप्टर में बताया मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम मोलैलिटी को उस तरह लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को क्या लिखते हैं हम, गिवन मास, सॉरी, ठीक है, मोल्स को क्या लिखते हैं हम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कुछ नहीं करा, मोलैलिटी के फॉर्मूले को खोल दिया है। मोलैलिटी को मैं आपको क्या दिखाती हूँ, क्या है मोलैलिटी, क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं इस फॉर्मूले को खोल दिया, अब फॉर्मूले को खोला, मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए। मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ मोलैलिटी की जगह पुट कर दिया है। तो न्यू फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला न्यू क्या बना, दो फॉर्मूले याद रखना है। पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या याद रखना है, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, एम इज द मोलैलिटी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, क्या होता है, एम होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास को हम लिखते हैं WA। ये फॉर्मूला कॉल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट दिस वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप खुद देख सकते हो। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ऐसे टेम्परेचर जब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm। तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर जिस टेम्परेचर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो, वेपर जो है वो एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। देखो सॉल्वेंट तो इसी टेम्परेचर पे यहाँ पहुंच गया था, तो सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तब वो पहुंचा यहाँ पर। तो मतलब जैसे ही हम पानी में नमक डाल देते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर देखो बढ़ गया ना, पहले 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब 103 पे टेम्परेचर में चेंज आ गया, 3 डिग्री बढ़ गया, और ये 3 डिग्री है डेल टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कुछ वीडियो है, जरा आप एक बार देखो। ये आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वीडियो है, आपको ज्यादा क्लियर होगा इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ दिखाई है। देखो पानी है, प्योर सॉल्वेंट है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी ने बॉयल हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स। ये सारे पानी के वेपर्स बन रहे हैं जब पानी अकेला है, प्योर सॉल्वेंट है। मैंने पानी में नमक डाल दिया, ये जो है अब ये नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखते कहाँ तक जाएगा ये टेम्परेचर। टेम्परेचर 103 डिग्री चला गया और वेपर्स कम भी हो गए। कहने का क्या मतलब है, विद NaCl, नमक के साथ प्योर वाटर का देखो वेपर ये रहा, और NaCl के साथ टेम्परेचर कम हो गया। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर वाटर का टेम्परेचर कम था, NaCl का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या टॉपिक का नाम है, डिप्रेशन। ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आजकल बच्चे नॉर्मली यूज कर लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन यहाँ मतलब है नीचे जाना, डिप्रेशन मतलब नीचे जाना। अब एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वीडियो देखो। Always follow the directions on the label, as each product is different. And क्या हो रहा है ये overall, देखो, it's recommended to use roughly 100 grams per square meter or half a cup per square yard. ठीक है। आपने खुद देखा इस वीडियो में क्या हुआ, एक आदमी बर्फीली जगह पे कुछ फेंक रहा था। क्या फेंक रहा था वो, नमक फेंक रहा था, मतलब बर्फ पे, आइस पे NaCl डाल रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था वो, क्योंकि नमक जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, मतलब बर्फ को पिघला देता है। तो जो बर्फ थी उसको उसको पिघला दिया, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। यही तो है डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम एक बार टॉपिक पे चलते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहता है कि जब पानी अकेला था तो वो 0 डिग्री पे बॉईल हो जाता है। जब पानी की जो ये वेट 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 ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जब पानी अकेला था तो वो 0 डिग्री पे बॉईल हो गया। बट जब उसे सॉल्यूशन बनाया, जब मैं पानी में नमक डाल दिया तो वो जाके -17 डिग्री में बॉईल फ्रीज हुआ। टेम्परेचर तो कम हो गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, पहले जो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो वाटर प्लस सॉल्ट कितने पे हो रहा है, -17 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। मतलब टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। दिस इज वॉट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको किस तरह दिखाते हैं, डेल TF, ये भी मोलैलिटी के वो है, डेट रिलेशन टू मोलैलिटी, डेल TF इक्वल टू KFM, KF इज द फ्रीजिंग कांस्टेंट। इसके आगे का डेरिवेशन आप डिराइव करके मुझे बताएंगे। सेम वही है, मोलैलिटी को खोलो और फॉर्मूला डिराइव करो। फॉर्मूला डिराइव करने वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं मानना, ये मोलैलिटी है, मैं इतने हिंट कर देती हूँ आपको, ये मोलैलिटी है। इसका डेरिवेशन आप मुझे, इसका फॉर्मूला आप मुझे करके दिखाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, या मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख के बताएंगे और इसको डिराइव करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये तो आप देख ही चुके हैं। Always follow the directions. अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एक वीडियो फिर से देखनी है। ये वीडियो है, देखो जरा, इसको कुछ समझ में आएगा आपको। ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, ऑस्मोसिस। रेजिन है, रेजिन यू नो, किशमिश, पानी गया किशमिश फूल गई। ये तो आप घर में किशमिश फुलाते होगा, आपको पता होगा। ये देखो, ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को जिसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपने ये बायो में पढ़ा होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, पानी जा रहा है, और अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है।
सॉल्वेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है और अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, तो बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन तक जाता है। अभी देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दो कंटेनर है, एक में सॉल्यूशन का लो कंसेंट्रेशन है, एक में हाई कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन का। ऊपर से पिस्टन दबाई गई है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग गया तो देखो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा है, प्रेशर लगाया गया, प्रेशर लगाया गया, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा है सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे। अब मैं सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोक दूँ वहीं पे, मैं नहीं चाहती कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की साइड जाए, तो मैं ऊपर से एक प्रेशर लगा रही हूँ, जो प्रेशर लगा रही हूँ इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड से लगाते हैं ताकि सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड ना पाए। मतलब ये जो ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ब्लू बॉक्स में सिर्फ सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूशन है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैं सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगा रही हूँ, इस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। मैं सॉल्यूशन साइड से प्रेशर क्यों लगा रही हूँ? ताकि मैं चाहती हूँ सॉल्वेंट इस साइड फ्लो ना करे, मुझे उसका फ्लो रोकना है, सॉल्वेंट का फ्लो रोकना है, तो मैं ऊपर से एक प्रेशर लगा रही हूँ, इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल डेफिनेशन। अब देखो अब क्या होगा, आप कहोगे मैम इसमें सॉल्यूट का काम कहाँ से आया? देखो सॉल्यूशन किन दो चीजों से बनता है? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा धक्का लगेगा यहाँ पे, ये सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा, कंकड़ समझ लो, कंकड़ ज्यादा होंगे तो वो पानी को वहीं रोक के रखेगा। आपने देखा है ना, जब हमें नदी को रोकना होता है तो हम उसके रास्ते में पत्थर लगा देते हैं। तो इसी तरह सोचो कि ये नदी है, ये रिवर है, मुझे इसको रोकना है, तो मैंने रास्ते में पत्थर लगा दिया, और पत्थर क्या है? ये हमारे सॉल्यूट है। पत्थर क्या है? हमारे सॉल्यूट है। जितने ज्यादा सॉल्यूट, जितना ज्यादा पत्थर लगाओगे नदी उतनी रुकती जाएगी। तो अगर हमें सॉल्वेंट को रोकना है तो मुझे सॉल्यूशन साइड से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, वो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। चलो मैं पहले अपनी बैक साइड पे चलती हूँ। चलो, तो मैंने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से नोट करते हैं, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, और साथ में कांस्टेंट भी है टेम्परेचर। ये कंसंट्रेशन कौन है भाई? ये आ गया मोलैरिटी वापस। आप कहोगे मैम यहाँ मोलैरिटी वापस क्यों आ गया? कि ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में तो टेम्परेचर का काम ही नहीं है। जब टेम्परेचर का कोई काम ही नहीं है तो कांस्टेंट है ना, टी यहाँ पे मैंने कांस्टेंट की तरह यूज किया है, टी कांस्टेंट है, तो मोलैरिटी ही यूज करेंगे ना। कि मोलैरिटी को दिक्कत किससे है? मोलैरिटी को प्रॉब्लम है टेम्परेचर के चेंज होने से। अगर टेम्परेचर ही इस जगह कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर ही इस जगह कांस्टेंट कर दो तो मोलैरिटी यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन किसका दूसरा नाम है? कंसंट्रेशन मोलैरिटी का दूसरा नाम है। सो हियर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू CRT, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C concentration, R universal gas constant, T is temperature, both are constant, this is constant। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए हमने मोलैरिटी की वजह मोलैरिटी यूज करा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए हम आगे लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एबनॉर्मल मोलर मास। नाम जैसा है बात भी वही है, एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं? M से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मोलर मास की दिक्कतें हो रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही है? एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो KCl है, KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ये मैंने 30 ग्राम लिया और मैंने इसे पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। मैं पानी में जाती इसे K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। आप जानते हो ये K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो ये 30-30 ग्राम टूटना चाहिए था ना, 30-30 ग्राम नहीं, सॉरी 15-15 ग्राम टूटना चाहिए था। मैं देख रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही टूट गया, कुछ ज़्यादा ही टूट गया। 30 ग्राम से मतलब ये सॉरी ये 15-15 ग्राम होना चाहिए था, 15-15 ग्राम होना चाहिए था, हाँ 15-15 ग्राम टूटना चाहिए था। मैं देख रही हूँ 20-20 ग्राम टूट गया, तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर इसका मोलर मास हो गया है। जब एक्सपेक्टेशन से ऊपर मोलर मास होता है उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इसे हैंडल करने के लिए, ठीक है, दो चीजें याद रखना, दो चीजें। एक है होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब मिलना, डिसोसिएशन मतलब टूटना।
ठीक है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल मिलता है और टूटता है, तो जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व की थी, जो उसका हमने मास ऑब्जर्व किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि 40 ग्राम मास आना चाहिए था डिसोसिएट होने का, तो आया वो 100 ग्राम। मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। तो मतलब आई ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट है। तो इसको हैंडल करने के लिए एक नया फैक्टर लाते हैं, हम उसे बोलते हैं आई। इस आई का नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर। क्या आई क्या है? आई, जैसे ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ा था ना, ये आई है। ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस है, उस आई उसको टैकल करता है, उस डिफरेंस को खत्म करता है। ठीक है। मोलर मास एबनॉर्मल हो जा रहा था, मतलब दिक्कत हो रही थी। अब मोलर मास तो हर फॉर्मूले में, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी ये है, एलिवेशन डिप्रेशन सब में है। तो फॉर्मूला तो गलत हो गया। तो सारे फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सारे फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाई कर दो। मतलब डेल टी बी आई के बी एम डेल टी एफ आई के एफ एम पाई इक्वल टू आई सी आर टी। और एक और वो पी नॉट वाला टेम्परेचर था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई एन बी अपॉन एन ए। मैंने हाई हर जगह आई मल्टीप्लाई की गई है। आई क्या है? वेंटॉफ फैक्टर। वेंटॉफ फैक्टर जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी, जो भी दिक्कत होगी मोलर मास में, उससे टैकल कर देगी, उसे ठीक कर देगी। जैसे ली चैटलियस प्रिंसिपल कहता है कि कोई दिक्कत आई है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स डालो, कुछ ऐसी चीज़ डालो कि वो दिक्कत खत्म हो जाए। सिंपल क्या जाता है, कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम आई है तो खुद सोल्यूशन ढूंढो ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो कुछ नहीं करना, चारों फॉर्मूले जिसमें मोलर मास यूज हो रहे हैं, सब में फॉर्मूलों में आई मल्टीप्लाई कर दो। आई क्या है? आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आज इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट खत्म होती है। ठीक है। तो बच्चों अब इसके आगे आप लोग मुझे इसके आगे मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। न्यूमेरिकल्स में सारे नहीं हटकर टाइप कराऊंगी, आपको होमवर्क दूंगी। देखो क्लास, जैसे आप लोग बोलते हो क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। आपको अगर ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्या होती है, इंटरेक्टिव करने का मतलब मैं कुछ कराऊंगी, कुछ आपको होमवर्क दूंगी, तो इससे लगेगा क्लास में कुछ है। देखिए अब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है। इसके नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले पढ़ लो, फिर रिवीजन करेंगे। आज हम क्या नाम है, इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरा सिंपल फंडा है, मैं हर टॉपिक से आपको दो दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। उसके बाद आप मुझसे जब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को जो 11th और 10th में है, उनको भी ये चैनल रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री की, और 10th की तो मैंने करी दी है ऑलरेडी। मेरे चैनल पे एक चैप्टर फर्स्ट की वीडियो आ चुकी है। क्लास 12th की भी वीडियो आप देख ही सकते हैं, 3 पार्ट्स में है। अच्छे से पढ़ो। और एक और चीज़ें तभी समझ में आएगी अगर आप एनसीईआरटी से, इसको देखने के बाद एनसीईआरटी से रीड करोगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वीडियो देखो और पहुँच जाओ, वीडियो देखो, बुक रीड करो, ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम कॉपीड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।